हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं केमिस्ट्री का तत्व, यौगिक और मिश्रण एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर से 100 मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आप लोग वीडियो को देखें और अपने तैयारी को बेहतर बनाएं। फ्रेंड्स, यह एक ऐसा चैप्टर है जिसमें किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ही मिलता है। तो आप लोग इस चैप्टर को मिस ना करें। आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें और अपने तैयारी को बेहतर बनाएं। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो पदार्थ एक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसे कहते हैं। जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थों को दो भागों शुद्ध पदार्थ और डैश पदार्थों में बांटा जाता है। तो पदार्थों को हम कितना भाग में बांटते हैं? तो पदार्थ जो है उसे हम दो भागों में बांटते हैं। पदार्थ जो होता है वह दो भागों में बांटते हैं। एक को हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं और दूसरा को अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध पदार्थ है? तत्व क्या अशुद्ध पदार्थ है? नहीं, तत्व जो है वह शुद्ध पदार्थ होता है। तत्व जो है वह शुद्ध पदार्थ है। यौगिक क्या शुद्ध पदार्थ है? जी हाँ, यौगिक भी जो होता है वह शुद्ध पदार्थ ही होता है, क्योंकि यौगिक जो है वह दो अलग अलग एलिमेंट के मिलने से बनता है यौगिक। इसलिए यौगिक जो भी है वह ये भी शुद्ध पदार्थ है। क्या मिश्रण शुद्ध पदार्थ है? नहीं, मिश्रण को हम शुद्ध पदार्थ नहीं मान सकते हैं, क्योंकि मिश्रण में अशुद्ध पदार्थ भी शामिल हो सकता है। इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तत्व और यौगिक दोनों ही शुद्ध पदार्थ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी और जल का मिश्रण होता है। चीनी और जल का मिश्रण कैसा मिश्रण है? तो चीनी और जल का जो मिश्रण है वह समांगी मिश्रण है, क्योंकि चीनी और जल एक निश्चित अनुपात में आपस में मिलते हैं और एक दूसरे में पूरा तरह से घुल जाते हैं, इसलिए यह एक समांगी मिश्रण है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है? नमक और पानी का मिश्रण। नमक और पानी का मिश्रण कैसा मिश्रण है? यह एक समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण नमक और पानी का मिश्रण। चीनी पानी का मिश्रण यह भी एक समांगी मिश्रण है। जल और कॉपर सल्फेट का मिश्रण। जल और कॉपर सल्फेट का भी मिश्रण एक समांगी मिश्रण ही है। तेल और जल का मिश्रण। तेल और जो जल का मिश्रण है यह समांगी मिश्रण नहीं है। यह एक निश्चित अनुपात में नहीं मिलता है तेल और जल, इसलिए तेल और जल एक विषमांगी मिश्रण है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का डैश मिश्रण होता है। तो समांगी मिश्रण होता है। विलयन जो है सॉल्यूशन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस विलयन है? तो मिश्र धातु जो है वह एक ठोस विलयन है। मिश्र धातु एक ठोस विलयन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल किसका मिश्र धातु है? तो जो पीतल जो होता है वह कॉपर और जिंक के मिलने से पीतल बनता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल में कॉपर का मात्रा कितना होता है? तो पीतल में जो है वह कॉपर का जो मात्रा वह 70% होता है और जो जिंक का मात्रा है वह 30% होता है। इसलिए कॉपर का कितना परसेंट हो जाएगा? 70%। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी और जल के विलयन के लिए कौन असत्य है? तो चीनी और जल के विलयन के लिए कौन सा
असत्य है। यह एक समांगी मिश्रण है। हाँ, चीनी शुगर एंड वाटर यह एक समांगी मिश्रण है, क्योंकि यह एक निश्चित अनुपात में मिलता है। चीनी का विलायक नहीं फ्रेंड्स, चीनी जो है एक विलायक नहीं है, चीनी जो है एक विलेय है। जल एक विलायक है। विलायक किसको बोलते हैं? जो किसी दूसरे पदार्थ को अपने में पूरी तरह से घोल देता है, उसे हम विलायक वो कहते हैं। तो जल विलायक है, लेकिन चीनी विलायक नहीं है, चीनी जो है एक विलेय है। तो यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही एक असत्य है। जल एक विलायक है, जी हाँ फ्रेंड्स, जल है सो विलायक है। चीनी एक विलेय है, हाँ चीनी भी एक विलेय है। तो इसमें कौन सा असत्य हो गया? तो ऑप्शन बी जो है वह इनकरेक्ट हो गया। चीनी एक विलायक नहीं बल्कि एक विलेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंचर ऑफ आयोडीन किसका विलयन है? तो टिंचर ऑफ आयोडीन जो है वह आयोडीन और एल्कोहल का विलयन होता है। टिंचर ऑफ आयोडीन जो है आयोडीन और एल्कोहल का मिश्रण होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंचर ऑफ आयोडीन में कौन एक विलायक है? तो एल्कोहल जो है वह विलायक है। टिंचर ऑफ आयोडीन में एल्कोहल जो होता है वह विलायक होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल और गैस का विलयन है। तो जल और गैस का विलयन कैसा विलयन है? कोका विलयन होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कोका कोला विलयन जल और गैस का विलयन। वातयुक्त पेय कोक में एक विलेय होता है। तो वातयुक्त पेय कोक में एक कार्बन डाइऑक्साइड विलेय होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु एक गैस का विलयन है जिसमें डैश एक विलायक है। तो वायु है वह गैस का ही विलयन है। जो विलायक कौन सा है? नाइट्रोजन जो है वह वायु को अपने में मिला देता है। तो ऑप्शन बी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलयन के संदर्भ में कौन सा एक असत्य है? तो जो विलयन का संदर्भ में कौन सा असत्य है? यह एक समांगी मिश्रण है। विलयन क्या समांगी मिश्रण होता है? जी हाँ फ्रेंड्स, विलयन जो है समांगी मिश्रण है। इसमें इसके कण का व्यास 1 नैनोमीटर से कम होता है। तो इसके कण का जो व्यास होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, ये भी सही है। यह नग्न आँखों में नहीं दिखता। जी हाँ फ्रेंड्स, यह जो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है उसे हम नग्न आँखों से हम नहीं देख सकते हैं। विलयन में प्रकाश के मार्ग दिखाई देता है। तो जी फ्रेंड्स, विलयन में जो है प्रकाश का मार्ग जो दिखाई नहीं देता है। विलयन में हम प्रकाश के मार्ग को हम पूरी तरीके से नहीं देख सकते हैं, इसलिए यही इसका असत्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एक अस्थाई विलयन है। विलयन जो है अस्थाई विलयन, जी हाँ फ्रेंड्स, विलयन जो है अस्थाई होता है। किसी निश्चित ताप पर जल विलयन में और विलेय पदार्थ नहीं घुलता, तब उस विलयन को कहते हैं। तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता, विलयन में अगर विलेय नहीं घुल रहा तो इसे संतृप्त विलयन कहेंगे। विलयन पदार्थ का वह मात्रा है जो किसी ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है, इसका डैश कहलाता है, इसे घुलनशील कहलाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान बढ़ने पर पदार्थ की घुलनशीलता क्या होती है? बढ़ती है। तापमान बढ़ेगा तो पदार्थ की जो घुलनशीलता है वह बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विलयन की सांद्रता का सही सूत्र नहीं है। तो विलयन का सांद्रता का कौन सा सही नहीं है? विलेय पदार्थ के द्रव्यमान बता विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो ये तो सही है।
ऑप्शन ए तो सही है। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन का आयतन इंटू सही, ये भी एक सही है। विलयन का द्रव्यमान बता विलेय का आयतन इंटू 100, ये कथन गलत है। सॉरी फ्रेंड्स, विलयन की सांद्रता का सही सूत्र नहीं है। विलयन की सांद्रता का जो सही सूत्र नहीं है, तो विलेय के द्रव्यमान बट्टा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान नहीं, विलायक का द्रव्यमान होता है, ये भी गलत है। विलेय का द्रव्यमान बट्टा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन नहीं बल्कि अगर ऊपर में द्रव्यमान है तो नीचे भी द्रव्यमान होगा, इसलिए ये भी कथन गलत होगा। विलयन पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन का आयतन, ये भी गलत है। इनमें से सब ऑप्शन है इसमें गलत है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलयन में 300 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, विलयन की सांद्रता क्या है? तो विलयन की सांद्रता का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है? विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता जो होता है वह विलेय का मात्रा, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटा विलायक का द्रव्यमान, सॉरी विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 होता है। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है? 40 ग्राम। इसमें ये 40 ग्राम ये क्या है? यह विलेय है, नमक जो है वह विलेय है, और ये 360 ग्राम है, ये जो क्या है? यह विलायक है। तो 40 ये क्या हो जाएगा? 40 बट्टा विलयन कितना हो जाएगा? विलायक और विलेय मिल के क्या बनाता है? विलयन। तो 360 जो है वह विलयन होगा इंटू 100, यह 9 बार में कट गए, यानी कि 100/9, यानी कि 11.1% हो गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निलंबन के संबंध में क्या सत्य है? तो निलंबन के संबंध में क्या सत्य है? यह एक विषमांगी मिश्रण है। तो जी हाँ, विलंबन जो है ये एक विषमांगी मिश्रण होता है, यह अस्थाई यानी कि अनस्टेबल होता है। तो निलंबन यह अनस्टेबल होता है, ये भी कथन सही है। कुछ समय के लिए टिंडल प्रभाव को दिखाता है, यह भी कथन सही है। कुछ समय के लिए यह टिंडल प्रभाव को दिखाता है, तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कोलाइड के संबंध में असत्य है? तो कोलाइड के संबंध में कौन सा असत्य है? यह एक विषमांगी मिश्रण है, सही है। यह एक अस्थाई है, सही है। यह टिंडल प्रभाव को दिखाता है। तो कोलाइड जो है वह टिंडल प्रभाव को भी दिखाता है, विषमांगी मिश्रण भी है, और यह स्टेबल भी है, अस्थाई भी है। तो इसमें कौन सा असत्य है? तो इनमें से कोई नहीं, ये तो सभी सत्य है, तो असत्य कौन हो गया? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलायड विलयन परिक्षिप्त अवस्था, प्रावस्था और डैश से बना होता है। तो किससे बना होता है? परिक्षेपण माध्यम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोसोल में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? तो एरोसोल में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? तो गैस होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइड विलयन को डैश विधि से अलग किया जाता है। तो जो कोलाइड विलयन होता है उसे
अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा अलग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव की खोज किसने की थी? तो टिंडल जो प्रभाव उसकी खोज टिंडल ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को दिखाएगा? तो टिंडल प्रभाव को कौन दिखाएगा? तो दूध जो होता है वह टिंडल प्रभाव को दिखाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक इमल्शन का उदाहरण है? तो इमल्शन का उदाहरण कौन सा है? दूध जो होता है वह इमल्शन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन एक सोल का उदाहरण है? तो कीचड़ जो है कीचड़ एक सोल का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया निम्नलिखित में से किसे सार्वत्रिक विलायक यानी यूनिवर्सल सोल्वेंट कहा जाता है? तो जल को जो है यूनिवर्सल सोल्वेंट सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है क्योंकि जो जल है वह सभी को अपने में मिला देता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः ताप बढ़ने पर विलयन की घुलनशीलता क्या होती है? तो सामान्यतः ताप बढ़ने पर विलयन की जो घुलनशीलता है वह बढ़ती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी द्रव में ताप बढ़ने पर गैस की घुलनशीलता क्या होती है? घटती है। किसी द्रव में ताप बढ़ने पर गैस की जो घुलनशीलता है वह घटती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब बढ़ने पर विलयन की विलेयता या घुलनशीलता क्या होती है? इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रवावस्था में द्रव में गैसों की घुलनशीलता दाब बढ़ने के साथ बढ़ती है। द्रव में गैसों की जो घुलनशीलता वह दाब बढ़ने से क्या होती है? बढ़ती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किसे वास्तविक विलयन कहा जा सकता है? तो चीनी पानी का घोल को हम वास्तविक विलयन कह सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांद्रित विलयन में विलय की मात्रा होती है। तो जो सांद्रित विलयन जो होती है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होती है उसमें विलय की मात्रा अधिक होती है। सांद्रित विलयन जो होती है उसमें विलय की मात्रा अधिक होती है। यानी कि मान लेते हैं नमक क्या हो गया? नमक विलय हो गया। पानी क्या हो गया? विलायक हो गया। और दोनों मिलकर क्या बनता है? विलयन बनता है। अगर नमक की मात्रा अधिक हो गया और पानी की मात्रा नमक की मात्रा अधिक और पानी की मात्रा कम हो गया, नमक जो है वह अधिक हो गया और पानी जो है कम हो गया, तो क्या हो जाएगा? उसे सांद्रित विलयन बनेगा। यानी कि उसमें पूरा तरीका से पानी उसमें घुला नहीं पाएगा, नमक को पूरा पानी घुला नहीं पाएगा, बल्कि नमक उसमें रह जाएगा और वह पदार्थ जो है वह पूरा तरह से ठोस अवस्था में ही रह जाएगा। इसलिए सांद्रित विलयन इसे कहते हैं। तो इसमें क्या विलय की मात्रा अधिक हो जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से मिलने से बनता है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे यौगिक कहेंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता कितनी होगी? तो इस तापमान पर इसकी जो सांद्रता होगी वह 26% होगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक अवस्था के संबंध में कौन सा असत्य है? तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो भौतिक अवस्था में भी नया पदार्थ तो बनता है भाई। जैसे मैं पानी से बर्फ हम बना दिए, तो पहले पानी था उससे बर्फ बन गया, तो वह नया पदार्थ तो बन गया। तो यह क्या है? सही है। यह अस्थायी
परिवर्तन होता है? तो हाँ, यह भी कथन सही है। यह एक अस्थायी परिवर्तन है। जैसे में जल को हम जल से हम ठोस बना दिए, जल को हम ठोस अवस्था में बना दिए और ठोस अवस्था से हम पुनः जल में भी बना सकते हैं। इसलिए यह एक अस्थायी परिवर्तन नहीं है। अस्थायी परिवर्तन किसे कहते हैं? जो एक बार परिवर्तन हो गया फिर दोबारा उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता, उसे हम अस्थायी परिवर्तन कहेंगे। लेकिन जल को हम अस्थायी परिवर्तन कहेंगे, क्योंकि जल से हम बर्फ बना दिया, बर्फ से हम फिर पुनः जल को हम बना सकते हैं। इसलिए यह एक अस्थायी परिवर्तन है तथा भौतिक परिवर्तन है। अवस्था में परिवर्तन इसका एक उदाहरण है। हाँ, भौतिक अवस्था का भी परिवर्तन होता है, उदाहरण है इसका। यह परिवर्तन को उल्टा नहीं किया जा सकता, यह कथन गलत है। यह जो कथन है वह गलत है। इस अवस्था को हम उल्टा किया जा सकता है। जैसे में कि जल से हम बर्फ बना दिए, है ना? जल से हम बर्फ बना दिए, तो क्या हम बर्फ से जल नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, उल्टा हम कर सकते हैं। इसलिए यह एक कथन दिया हुआ गलत है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है? कागज का जलना यह एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि यह एक रासायनिक परिवर्तन है। कागज को एक बार हम जला दिए, उसको फिर जला हुआ से हम कागज को नहीं बना सकते हैं, इसलिए एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। अलमीरा में जंग लगना, अलमीरा में एक बार जंग लग गया तो उस जंग से हम अलमीरा को फिर दोबारा हम उसी अवस्था में नहीं बना सकते, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। जल में नमक का घुलना, जल में नमक का घुलना, जल में नमक का घुलना यह एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन यह नहीं है। क्योंकि जल से तो हम नमक बना दिया, फिर नमक को फिर हम पिघला देंगे, उसको भाप से पानी को अलग कर देंगे और नमक को अलग कर देंगे, तो यह एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन नहीं। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जो जलना है वह भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध पदार्थ नहीं है? बर्फ क्या एक शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो बर्फ एक शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि यह एक ही एलिमेंट से बना होता है। लोहा क्या शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो लोहा भी जो है वह शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि लोहा भी है एक ही प्रकार के तत्व से बना होता है। हाइड्रोक्लोरिक क्या एक शुद्ध पदार्थ नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी एक शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि यह हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों से अलग अलग एक शुद्ध तत्व से मिलकर बना होता है, इसलिए यह भी एक शुद्ध पदार्थ है। वायु क्या शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो जी हाँ, वायु जो है वह शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्योंकि जो वायु होता है, जो एयर है, उसमें कई प्रकार के अलग अलग डस्ट मिला होता है, उसमें अलग अलग प्रकार का गैस से मिले होते हैं, इसलिए यह एक शुद्ध पदार्थ नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विलयन नहीं है? हवा, समुद्री जल, सोडा जल या मिट्टी? तो कौन सा एक विलयन नहीं है? मिट्टी जो है वह एक विलयन नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो कौन सा एक यौगिक जो है? मीथेन जो है एक यौगिक होता है, CH4। मीथेन जो है एक यौगिक है, बाकी खून, टीन, साबुन यह एक यौगिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाएगा? तो टिंडल प्रभाव को कौन नहीं दिखाएगा?
दूध से हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं, स्टार्च से भी देख सकते हैं और कुहासा से भी देख सकते हैं। कॉपर सल्फेट का जो विलयन है, इससे हम कुहासा को हम नहीं देख सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भौतिक गुण कहा जा सकता है? तो क्वथनांक, गलनांक, घनत्व, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है, इसे हम भौतिक गुण हम कह सकते हैं। क्वथनांक भी एक भौतिक गुण है, गलनांक भी और घनत्व भी, ये सभी क्या है? भौतिक गुण है। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्याही से रंग वाले घटक को अलग किया जा सकता है। तो स्याही से रंग वाले घटक को हम किस विधि से अलग कर सकते हैं? तो वाष्पीकरण विधि से हम अलग कर सकते हैं। स्याही से रंग को हम अलग कर सकते हैं। जल से क्रीम या क्रीम से मक्खन किस विधि से निकाला जाता है? तो जल से क्रीम या क्रीम से जो मक्खन है वह अपकेंद्रण विधि द्वारा हम निकाल सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो अपकेंद्रण विधि का जो प्रयोग है वह कब किया जा सकता है? रक्त और मूत्र जांच में। तो जी हाँ, रक्त एवं मूत्र जांच में हम अपकेंद्रण विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ये तो सही है। कपड़े धोने के मशीन में भीगे हुए कपड़े से जल निचोड़ने में, तो हम भीगे हुए कपड़े से जल को हम अलग कर देंगे, इसमें भी अपकेंद्रण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। क्रीम से मक्खन निकालने में भी अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो गया ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को जो है वह ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। नमक और अमोनियम क्लोराइड NaCl प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को हम ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा हम अलग कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ठोस पदार्थ ऊर्ध्वपातित होने योग्य है? कपूर ऊर्ध्वपातित हो सकता है, ये सही है। एंथ्रासीन भी सही है, अमोनियम क्लोराइड भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया था? तो तत्व शब्द का जो प्रयोग है वह सबसे पहले किसने दिया था? तो रॉबर्ट बायल ने दिया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश वह पदार्थ है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा हम अलग या विभाजित नहीं कर सकते। तत्व को हम रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा हम अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो तत्व है वह सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। इसलिए इसको हम रासायनिक परिवर्तन द्वारा भी हम इसको अलग नहीं कर, यौगिक को हम अलग कर सकते हैं और मिश्रण को भी और लवण को भी अलग कर सकते हैं, लेकिन तत्व है हम इसे अलग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश गैस की गंध सड़े हुए अंडे की जैसी होती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की जो गंध है वह सड़े हुए अंडे के जैसे होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही विलायक में घुले मिले पदार्थ को अलग अलग करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है? तो क्रोमैटोग्राफी का हम प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है? क्या
डाई के रंगों को अलग करने में, तो जी हाँ, डाई को रंगों को अलग करने में हम क्रोमैटोग्राफी का हम प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करने में यह भी सही हो जाएगा। रक्त के से नशीले पदार्थों को अलग करने में, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भोजन का पाचन। भोजन का जो पाचन है वह भौतिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि यह एक रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि एक बार भोजन का पाचन हो गया तो उस पचे हुए भोजन से फिर से हम भोजन नहीं बना सकते हैं। इसलिए यह एक भौतिक परिवर्तन नहीं बल्कि यह एक रासायनिक परिवर्तन है। खाना का पकाना। खाना का पकाना भी यह एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्योंकि खाना, सब्जी को हम एक बार पका दिए, सब्जी को एक बार हम पका दिए तो इस पका हुआ से फिर से हम सब्जी नहीं बना सकते। इसलिए यह भी एक भौतिक परिवर्तन नहीं बल्कि यह रासायनिक परिवर्तन है। पौधों की वृद्धि। पौधों की वृद्धि भी एक रासायनिक परिवर्तन है। जब एक बार पौधा वृद्धि हो जाता है फिर हम उसको चाह कर भी हम छोटा अवस्था में नहीं ला सकते हैं। इसलिए यह भी एक रासायनिक परिवर्तन। जल से बर्फ बनना। जल से बर्फ बनना एक भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि जल से बर्फ बना सकते हैं और बर्फ से भी हम जल बना सकते हैं। यह इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक यौगिक के लिए असत्य है? नए पदार्थ का गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होता है। तो जो नए पदार्थ है उसका जो भिन्न ये अलग होता है, ये तो सही है। घटकों का लेवल रासायनिक विधि द्वारा ही अलग किए जा सकते हैं। जो घटकों का जो लेवल होता है उसे रासायनिक विधि द्वारा अलग, ये भी सही है। तत्व के किसी भी अनुपात में मिलने से बनना। तत्व को किसी भी अनुपात में मिलने से नहीं, तत्व है वह किसी भी अनुपात में नहीं मिलता, एक निश्चित अनुपात में मिलता है। यह एक असत्य है। तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है, हाँ यह भी सही है। तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है, तो ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेटजिक धातु कहा जाता है? तो स्ट्रेटेजिक धातु किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को स्ट्रेटेजिक धातु कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को किस विधि से अलग किया जा सकता है? तो दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को किस विधि से अलग किया जा सकता है? तो आसवन विधि से अलग कर सकते हैं, प्रभासी आसवन से, या क्रोमैटो, यानी कि आसवन और प्रभाजी आसवन दोनों से हम दो घुलनशील द्रवों को अलग कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों के क्वथनांक 25 केल्विन से कम होता है तो उसे अलग करने के लिए डैश विधि का प्रयोग किया जाता है। तो उसे प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा धातु मेटल ऑफ होप किसे कहा जाता है? तो यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसीटोन और जल के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो एसीटोन और जल के मिश्रण को हम किस विधि द्वारा अलग करते हैं? तो आसवन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक नहीं है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या हीरा? तो हीरा जो है यह एक यौगिक नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो खाद्य तेलों को वनस्पति घी में
हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु से गैसों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वायु से गैसों को अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो विलयनों को आइसोटोनिक कहा जाता है जब उसका परासरण दाब बराबर हो। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विलयन जो होता है वह समांगी मिश्रण होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप कैसा होता है? तो कैसा होता है? तरल अवस्था में होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किसका मीथेन एक मुख्य घटक है? तो निम्न में से किसका मीथेन एक मुख्य घटक है? तो बायोगैस, सीएनजी या प्राकृतिक गैस। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत होता है। तो बायोगैस जो होता है उसमें जो मीथेन का जो प्रतिशत होता है वह 75% होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो जो क्रिस्टलीकरण विधि है उसका प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा हम ठोस पदार्थों को शुद्ध कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी विधि कीचड़ युक्त जल से जल को अलग करेगी? तो कौन सा विधि कीचड़ युक्त जल से जल को अलग करेगी? तो निस्यंदन, फिल्ट्रेशन से हम कीचड़ युक्त जल को जल अलग करेगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दो अघुलनशील द्रवों को अलग किया जा सकता है। तो दो अघुलनशील द्रवों को कैसे अलग कर सकते हैं? पृथक्कीकरण टिप के द्वारा। अगर अलग अलग अघुलनशील द्रव है तो इसको हम टिप के प्रयोग से हम अलग कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। समुद्री जल से प्राप्त नमक में से अशुद्धियों को खत्म करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है? तो क्रिस्टलाइजेशन विधि का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आसवन विधि का पहला और दूसरा प्रक्रम क्रमशः कहलाता है। तो आसवन विधि का पहला और दूसरा प्रक्रम क्या कहलाता है? वाष्पन और संघनन कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। भूगर्भ से निकले गए खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि किस विधि से अलग किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन से किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित में से प्रक्रिया से होता है। तो क्लोरीनीकरण विधि का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्प्रेरण वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया को रोक देता है या रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने में सहायता करता है या रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बतलाता है या रासायनिक अभिक्रिया को चाल को सिर्फ घटाता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के चाल को बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया था? तो कौन सा कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया था? तो यूरिया को प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरिया का निर्माण सबसे पहले किसने किया? तो यूरिया का जो निर्माण है वह सबसे पहले किसने किया था? तो
ओहलर ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया कैसा प्रक्रिया है? तो रासायनिक परिवर्तन का जो प्रक्रिया है वह मोटर कारों में पेट्रोल का दहन से है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रक्रम में समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? तो किस प्रक्रम में समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जा सकता है? तो वाष्पीकरण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इमल्शन का उदाहरण है। दूध जो है इमल्शन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? यानी जल जो है वह कितना डिग्री में उबलता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। तो हम जानते हैं कि जल जो है वह 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है। तो हम 273 में भी अगर हम 100 को ऐड कर देंगे तो 373 हो जाएगा केल्विन। यानी कि जल का जो क्वथनांक है, यानी जल कितना डिग्री में उबलता है, तो 373 केल्विन में उबलता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक लगभग कितना हो जाता है? तो प्रेशर कुकर में जो जल का जो क्वथनांक है वह 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विधि द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? तो कच्चे तेल से गैसोलीन किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपूर को आसानी से शोधन करने का प्रक्रम है। तो कपूर को आसानी से शोधन करने का जो प्रक्रम है वह ऊर्ध्वपातन है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? तो महासागर से जो है जब हम शुद्ध जल प्राप्त करना है तो आसवन विधि द्वारा आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। महासागर से अगर हमको शुद्ध जल लेना है तो आसवन विधि का प्रयोग करेंगे, लेकिन महासागर से अगर हमको नमक को लेना है तो हम उसको वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करेंगे। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों की लौ का सबसे गर्म हिस्सा को कहते हैं? तो गैसों की लौ का सबसे गर्म हिस्सा को हम नीला क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन सी इसका जो है वह सही आंसर हो जाएगा। गैसों की लौ का सबसे गर्म हिस्सा को हम नीला क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाए जाने वाले धातु थी? तो मानव के द्वारा जो सबसे प्रयोग में लाए जाने वाले धातु थी वह तांबा थी, तांबा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कब लाया गया था? तो हड़प्पा सभ्यता जब हुआ था उसी समय तांबा का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है? तो आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कठोर जल कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के तापमान पर कितने तत्व द्रव में अवस्था में मिलता है? तो 2 तत्व द्रवावस्था में मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDT रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो DDT रसायन का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गलन या संगलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ है? तो वह गालक है, गालक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाय और कॉफी का मुख्य घटक है? तो चाय और कॉफी का जो मुख्य घटक है वह कैफीन है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस बिंदु पर किसी पदार्थ को ठोस तरल गैस रूपों का सह अस्तित्व होता है उसे कहते हैं? तो उसे त्रिक बंध कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी
तंत्र से जल से निकलने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो किसी भी तंत्र से जल का निकलने के जो प्रक्रम उसे निर्जलीकरण कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस का जो मुख्य घटक है वह मीथेन है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीने में होता है, तो पसीने में क्या होता है? शुद्ध जल होता है, जल लवण या अवशिष्ट द्रव होता है, या बोरिक अम्ल होता है, या शुद्ध लवण होता है? तो जो पसीना होता है, तो पसीना में तो सबसे पहले तो जल होता है, उसके बाद उसमें लवण भी होता है और उसके साथ साथ अवशिष्ट द्रव भी होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार 100 MCQ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स, यदि हमारी मेहनत और हमारे वीडियो का कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।